हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग अब 12th की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, तो आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस टॉपिक से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% मिलने वाला है। तो आप लोग क्या करिए कि हम इसको करते हैं और इससे आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना एक टॉपिक, हेलो एल्केन हेलो एरीन। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है न्यूक्लियोफिलिक होता है। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, ये तो सब आपको पता ही होगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? देखिए, अगर हम बात करते हैं आपसे कि व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, एक सेकेंड, अगर आपसे बात करता हूँ कि व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो वो देखो जरा। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है द सब्सटेंस या द स्पीसीज विच हैज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो आपका न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। एक सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जो नेगेटिव चार्ज है दैट विल अटैक ऑन द पॉजिटिव चार्ज। ठीक, और ये जो रिएक्शन है ये आपका चैप्टर हेलोएल्केन हेलोएरीन की है। वैसे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहीं भी हो सकता है, तो लेकिन अगर हम बात करें हेलोएल्केन हेलोएरीन में तो एक सिंपल सी बात है, जैसे कि हमारा कोई कंपाउंड आपने लिया है, जैसे CH3 एक्स, जैसे कोई आपने एक हेलोजन एक्स लिया। अगर आप इसकी रिएक्शन किसी भी न्यूक्लियोफाइल से कराएंगे तो एक कॉमन सेंस की बात है, देखो जरा। अगर मैं CX बॉन्ड की बात करूं तो यहाँ पर जो एक्स बॉन्ड है, तो एक्स बॉन्ड पर क्या चार्ज होगा? डेल्टा माइनस, और कार्बन पे क्या चार्ज होगा? डेल्टा पॉजिटिव। तो एक सिंपल सी चीज क्या है कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है इट विल अटैक ऑन द पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से ये हेलोजन को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। बात समझ आई कि नहीं? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? ये बन जाएगा आपका CH3 न्यूक्लियोफाइल से बॉन्ड बना लेगा और यहाँ से X माइनस निकल जाएगा। क्लियर है? तो ये है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है कि एक नेगेटिव चार्ज वाला स्पीसीज आएगा और दूसरी चीज यहाँ से X के फॉर्म में, X माइनस के फॉर्म में निकल जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, वैसे तो हो तीन चार तरीके का सकता है। जो हमारा 12th के एनसीईआरटी बेस्ड की अगर हम बात करें तो ये हमारा दो तरीके का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो टाइप की अगर हम बात करते हैं कितने टाइप का है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, तो जरा देखिए। तो ये दो तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज SN1 रिएक्शन एंड नंबर सेकंड इज SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। तो ठीक है, तो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। SN1 को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर। SN1 का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। ठीक है, यूनिमोलिकुलर। अगर मैं SN2 की बात करता हूं तो ये होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है भाई साहब, तो अब हम एक एक करके SN1 और SN2 दोनों पढ़ते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, नंबर 1 इज SN1 रिएक्शन। ठीक है, SN1 रिएक्शन तो बहुत ही इजी है। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें केवल एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। तो जैसे कि हमारा एक मॉलिक्यूल है कि जैसे हमने बनाया कि यहाँ पर आपका कोई एक हेलोजन लगा हुआ है, यहाँ पर कोई R1 है, ये आपका R2 है। ठीक है, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ये आपका है नंबर 1, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होगा? स्टेप 1 में पहले यहां पर कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, यहां पर जो लिविंग ग्रुप है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा जैसे कि आपको दिख भी रहा है, तो यहां पर क्या होगा? ये यहां से X माइनस के फॉर्म में यहां से निकल जाएगा। तो होना क्या है कि अगर आप देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन इनिशियली sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जब X माइनस निकल जाएगा इट विल बिकम्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इट विल बिकम sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ये आपको मिलेगा ऐसे R2 और ये हो जाएगा आपका R3। अगर आप देखें ध्यान से तो इनिशियली इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है इट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है इट इज sp2। इसका मतलब इसके ऊपर एक p ऑर्बिटल है जो कि वैकेंट p ऑर्बिटल है। तो वैकेंट p ऑर्बिटल आप उसको ऐसे बना सकते हो, तो दिस बिकम्स कार्बोकेटाइन। ये क्या बन जाएगा? आपका कार्बोकेटाइन बन जाएगा। समझ आ रही बात की नहीं? कार्बोकेटाइन, दिस विल बिकम्स कार्बोकेटाइन। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां से मैं अब आपको देखता हूं। स्टेप सेकंड के अंदर क्या होगा? इस कार्बोकेटाइन के ऊपर ये जो कार्बोकेटाइन बना है C R1
ठीक है, ये आपका हो जाएगा R3 और ये आपका हो जाएगा R2। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर जो यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट पी ऑर्बिटल, जो न्यूक्लियोफाइल है वो आएगा। और न्यूक्लियोफाइल, अब देखो ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर इस तरीके से, तो एक तो बार ऊपर से अटैक कर सकता है, एक बार ये नीचे से अटैक कर सकता है, क्योंकि आपको दिख रहा है न्यूक्लियोफाइल एक बार 50% चांस इसके पास है अटैक करने का ऊपर से, और 50% चांस कहां से, ये नीचे से अटैक कर सकता है। बात समझ आई कि नहीं? अब मेरी बात को समझना, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। जब ये ऊपर से अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों, अब ये प्लेन में है, वो नीचे की तरफ हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका ये C, ये हो जाएगा आपका R1, ये क्या हो जाएगा आपका R2, और ऊपर से क्या लग जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एक तो ये बन जाएगा और एक यहाँ पर R3 भी है। इस तरीके से मॉलिक्यूल बन जाएगा। अगर ऊपर से अटैक करेगा तीनों नीचे चले जाएंगे, और अगर ये नीचे से अटैक करेगा तो तीनों क्या चले जाएंगे ऊपर। ये R1 हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा R3, और ये क्या हो जाएगा R2, और नीचे से न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। अगर आप देखें ध्यान से, इनिशियली जो मॉलिक्यूल है, इनिशियली मॉलिक्यूल आपका इस तरीके का है। इनिशियली मॉलिक्यूल जो है वो आपका किस तरीके का, इस तरीके का। तो अब जो इनिशियली मॉलिक्यूल इस तरीके का है, इसी तरीके का जो स्ट्रक्चर वन बन रहा है, जो आंसर नंबर 1 आ रहा है, या जो स्ट्रक्चर नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 1, तो इसको हम बोलते हैं रिटेंशन इन कन्फिगुरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन उसके पास 50% ऊपर से अटैक करने का है, 50% नीचे से अटैक करने का है, तो इसी को बोलेंगे 50% रिटेंशन। ठीक है, 50% क्या कहलाएगा आपका, रिटेंशन। ठीक है, रिटेंशन का मतलब होता है एज इट इज, जैसा कि हमारा रिएक्टेंट था उसी तरीके का। और ये क्या कहलाएगा हमारा 50% इन्वर्जन। ठीक है, अभी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, तो वहां पर आप देखेंगे कि अगर हमारा R1 इज नॉट इज इक्वल्स टू R2, ठीक है, R1 इज नॉट इज इक्वल्स टू R2 इज नॉट इज इक्वल्स टू R3, तो इस केस में जो आपका है वो क्या कहलाएगा आपका, ये जो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा, कैसे हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, रैस्मिक मिक्सचर बना देंगे। क्या बना देंगे, ये रैस्मिक मिक्सचर। बात समझ आई कि नहीं आई, रैस्मिक मिक्सचर। रैस्मिक मिक्सचर का मतलब क्या है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन आपका बन जाएगा। ये है आपका SN1 रिएक्शन। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर SN1 को प्रमोट करते हैं, कौन कौन से SN2 को प्रमोट करते हैं, उसको भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको SN2 मैकेनिज्म बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फैक्टर्स भी पढ़ते हैं। SN2 मैकेनिज्म, ठीक है, तो देखिए व्हाट इज SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 मैकेनिज्म का मतलब सिंपल सा है कि दोनों को दोनों एक ही सिस्टम में, मतलब एक ही स्टेप में पार्टिसिपेट करेंगे। इसका ऑर्डर 2 है। SN1 मैकेनिज्म का जो ऑर्डर था वो फर्स्ट ऑर्डर था। तो SN2 मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर वही सेम चीज आएगी। एक यहाँ से कोई लिविंग ग्रुप X लगा है, यहाँ पर आपका R1 है, ये आपका R2 है, और ये आपका R3 है। यहाँ पर क्या होगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब देखो ये यहाँ, मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो नीचे से अप्रोच करेगा। जब नीचे से अप्रोच करेगा तो क्या होगा, नीचे से अप्रोच करेगा तो सेम ही स्टेप में ये तीनों के तीनों प्लेन में ऐसे ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, मैं इधर बना देता हूं नीचे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, C, ये हो जाएगा आपका R1, ये हो जाएगा R3, ये हो जाएगा R2, और ये नीचे से न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनेगा। यहां से X जो है निकलना चालू हो जाएगा, मतलब यहां से तो न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनेगा, यहां से X निकलना चालू हो जाएगा। क्योंकि देखो न्यूक्लियोफाइल पर माइनस चार्ज है, थोड़ा माइनस चार्ज इसने कार्बन को दे दिया है, इसीलिए इस न्यूक्लियोफाइल पर थोड़ा सा डेल्टा माइनस चार्ज बचेगा। ये कुछ ले जा चुका है अपना नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर भी डेल्टा माइनस चार्ज बचेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इट इज व्हाट, इट इज ट्रांजिशन स्टेट। अब अगले स्टेप में कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, यहां से X माइनस निकल जाएगा। जब X माइनस निकल जाएगा तो क्या होगा, तीनों को तीनों ये जो ग्रुप है वो तीनों के तीनों ऊपर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R3, और ये क्या हो जाएगा R2, और नीचे से क्या लग जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल। अब इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये 100% इन्वर्जन का प्रोडक्ट है। क्या ये 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट है। बात समझ आई कि नहीं, क्या समझ आया कि SN1 रिएक्शन के अंदर तो आपको बनता है क्या, मतलब रेसमाइजेशन का प्रोडक्ट। ठीक है, 50% इन्वर्जन, 50% रिटेंशन, और यहां आपको मिलता है 100% इन्वर्जन। तो कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी यहां पर आपको नहीं होनी चाहिए। जल्दी से हम लोग इसका कर लेते हैं क्या, कि फैक्टर्स अफेक्टिंग SN रिएक्शन। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ
सबस्ट्रेट। अब देखो जरा ध्यान से, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में क्या होगा, जैसे सबसे पहला हमारा मॉलिक्यूल है CH3, मान लीजिए ये है आपका CH3Cl, अगला मॉलिक्यूल है हमारा CH3CH2Cl, अगला मॉलिक्यूल है हमारा CH3CH CH3Cl, ठीक है, और फिर एक लास्ट मॉलिक्यूल है CH3CH3 और ये Cl। अब आपको दिख रहा है चारों को चारों मॉलिक्यूल में डिग्री का फर्क है। जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है ये 0 डिग्री है, दैट इज 1 डिग्री, दैट इज 2 डिग्री, दैट इज 3 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया था कि जो SN1 रिएक्शन होता है उसका इंटरमीडिएट जो होता है कार्बोकेटाइन बनता है, तो इन सबसे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। X निकलने के बाद कार्बोकेटाइन बनेगा, तो फर्स्ट केस में जो बनेगा CH3 प्लस बनेगा, इसमें क्या बनेगा CH3 CH2 प्लस बनेगा, फिर यहां बनेगा आपका CH3 CH CH3 प्लस बनेगा, अगेन क्या होगा यहाँ से CH3 C CH3 और ये क्या हो जाएगा CH3, ये प्लस बन जाएगा। ठीक, अब आपको पता है ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है, 0 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये कितने डिग्री है 1 डिग्री, ये कितने डिग्री 2 डिग्री, ये कितने डिग्री 3 डिग्री। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है आपका, दैट इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो आपको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 0 डिग्री। बात समझ आई कि नहीं आई? तो यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, कार्बोकेटाइन। क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत समस्या परेशानी? तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में से आप देखो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और 0 डिग्री। जो 3 डिग्री वाला है इट इज ऑलवेज अंडरगो SN1 रिएक्शन, कोई भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे 2 डिग्री 0 डिग्री वाला और 1 डिग्री वाला इट इज ऑलवेज अंडरगो SN2 मैकेनिज्म। बट जो 2 डिग्री है इसमें कंफ्यूजन है, ये कभी SN1 में भी जा सकता है और ये कभी आपका SN2 में भी जा सकता है। ये कैसे कब जाएगा ये भी मैं अभी आपको 2 मिनट बाद बताता हूं। तो फैक्टर नंबर 1 समझ में आ गया कि नहीं? जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा रिएक्शन उतना ही ज्यादा SN1 में जाएगी। तो ये पॉइंट नंबर 1 हो जाता है क्लियर। नंबर सेकंड पॉइंट आता है आपका स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब देखते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब बल्कीनेस। तो अगर किसी कार्बन के ऊपर ये लीविंग ग्रुप लगा हुआ है X और इसके नीचे नीचे 3 ग्रुप लगे हुए हैं, कैसे लगे हुए? 3 ग्रुप लगे हुए हैं, और तीनों ग्रुप अगर बल्की बल्की ग्रुप लगे हुए हैं तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो उसको हिंड्रेंस फील होगी, ये अटैक नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये कि SN2 में नहीं जा पाएगा। बात समझ आई कि नहीं? तो जितना ज्यादा हिंड्रेंस होगी उतना ही ज्यादा ये क्या होगा, SN1 रिएक्शन करेगा, क्योंकि नीचे से अटैक करने के लिए इसके पास क्या है, जगह ही नहीं है, क्योंकि नीचे बल्की बल्की ग्रुप लगे हुए हैं। तो जब बल्की बल्की ग्रुप लगे हुए हैं इसका मतलब ये हुआ कि मोर द हिंड्रेंस मोर विल बी द SN1 रिएक्शन। तो यह बात लिख लो, मोर द हिंड्रेंस, ठीक है, मोर विल बी द SN1 रिएक्शन। बात समझ आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत समस्या पड़ेगी? जितना भी ज्यादा बल्कीनेस होगा उतना ज्यादा SN1 रिएक्शन हो जाएगा आपका। ठीक, नंबर तीसरा चीज आता है आपका इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब ये देखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे हमेशा एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलेगा। तो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल की अगर हम बात करते हैं तो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जैसे C ये X है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 था, ये आपका R3 था। तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल जो है वो SN1 मैकेनिज्म में भी, मतलब दोनों में ही न्यूक्लियोफाइल आता है। तो अगर मैं बात करूं SN1 का मैकेनिज्म का जो रेट था वो क्या था, रेट इज इक्वल्स टू था आपका K RX की पावर 1, क्योंकि यहां न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व ही नहीं था। और अगर मैं SN2 की बात करता हूं तो इसका जो रेट था वो रेट क्या था आपका K RX की पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल। बात समझ आई कि नहीं आई? इसका मतलब अगर मैं देखूं तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और ये आपकी कैसी रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। इज इट ओके और नॉट ओके? तो इसका मतलब ये कि अगर डायरेक्टली की बात करें तो यहां पर जो SN2 मैकेनिज्म इज डायरेक्टली इन्वॉल्व विद न्यूक्लियोफाइल, देयरफॉर इन SN2 मैकेनिज्म ए गुड न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज इंक्रीज SN2 मैकेनिज्म। इसका मतलब ये नहीं है कि वो SN1 को इंक्रीज नहीं करेगा, वो SN1 को भी इंक्रीज करेगा, लेकिन SN2 को भी इंक्रीज करेगा, लेकिन ज्यादा किसको करेगा, इट विल इंक्रीज मोर SN2 रिएक्शन। तो इस बात को आप लिख लीजिए कि SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन, a good nucleophile will increase both SN1 SN2 reaction but more SN2 reaction because in SN2 reaction it is directly involved into the rate determining step। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? बहुत बढ़िया। अब फोर्थ वन आता है आपका नेचर ऑफ
नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, ठीक है, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। तो ये आपका फोर्थ वन है। तो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप जब आप देखते हैं तो अगेन वही वाली बात है भाई कि ये लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब भाई ये लिविंग ग्रुप को तो यहां से निकलना ही है, बात समझ आएगी, लिविंग ग्रुप को तो निकलना ही है, चाहे वो SN1 रिएक्शन हो चाहे वो SN2 रिएक्शन हो। इसीलिए जितनी जल्दी निकलेगा उतनी जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा। बात समझ आई कि नहीं आई? तो SN1 SN2 में आप ध्यान रखो लिविंग ग्रुप को तो निकलना ही है, लेकिन जितनी जल्दी लिविंग ग्रुप निकलेगा उतना जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा, और जितना जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा उतना ही जल्दी वो SN1 रिएक्शन को करेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पर एक बात आप लिख लो कि गुड लिविंग ग्रुप विल प्रमोट बोथ SN1 एंड SN2 रिएक्शन बट मोर SN1 रिएक्शन। इज इट क्लियर और नॉट? A good leaving group will promote both SN1 and SN2 reaction but more SN1 reaction, ठीक है। तो ये SN1 SN2 को दोनों को ही प्रमोट करेगा, लेकिन ज्यादा किसको करेगा? SN1 को प्रमोट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ। अब लास्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक SN1 SN2 की लड़ाई खत्म नहीं हुई है 2 डिग्री की। तो फोर्थ वन जो था आपका, फिफ्थ वन जो लास्ट है, फिफ्थ वन जो है आपका, ये आपका इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। लास्ट है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, तो पहले तो समझो कि सॉल्वेंट है क्या। पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए ये जो रिएक्शंस है वो कैसी है? पोलर रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है भाई साहब? ये पोलर रिएक्शन है। तो पोलर रिएक्शन होने की वजह से जो सॉल्वेंट भी चाहिए वो कैसा चाहिए? पोलर रिएक्शन चाहिए, पोलर सॉल्वेंट चाहिए। तो सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए? पोलर। बात समझ आई कि नहीं आई? तो पोलर सॉल्वेंट चाहिए। तो पोलर सॉल्वेंट जो है वो 2 तरीके का हो सकता है। कितने तरीके का हो सकता है भाई? पोलर सॉल्वेंट हमारा 2 तरीके का हो सकता है। दैट इज पोलर सॉल्वेंट 2 तरीके का हो सकता है। दैट इज कौन सा? एक तो हो सकता है पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक, और दूसरा हो सकता है पोलर एप्रोटिक। बात समझ आई कि नहीं आई? तो पोलर प्रोटिक क्या होता है, पोलर एप्रोटिक क्या होता है, ये आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। सॉल्वेंट में पोलर प्रोटिक क्या है और पोलर एप्रोटिक क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए। पोलर प्रोटिक का मतलब ये है कि इट इज पोलर एंड इट इज गिविंग H+, ठीक है, जो H+ भी देता है। जैसे वाटर है, तो वाटर जब ब्रेक होता है तो H+ और OH- दोनों देता है। हाँ जी भाई, ये H+ दे रहा है तो पोलर प्रोटिक हो गया। अमोनिया जो है वो आपका H+ देता है और NH2- देता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी पोलर प्रोटिक हो गया। इज इट ओके और नॉट ओके? अगला है पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक का मतलब वो पोलर तो है लेकिन उसको देने के पास H+ नहीं है। जैसे DMS हो गया, THF हो गया। अगर आप THF की बात करें तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। अगर हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन की बात करते हैं तो ये आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरान हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं THF की बात होगी, DMSO देख लो, ठीक है, DMSO डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। बात समझ आई कि नहीं आई? आप समझना मेरी बात को। डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड का स्ट्रक्चर है S डबल बॉन्ड O CH3CH3। देखो ये पोलर तो है, यहां डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस, यहां भी डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, लेकिन इन मॉलिक्यूल के पास देने के लिए कोई भी H+ नहीं है। अब आप याद करो जरा, SN1 रिएक्शन के अंदर क्या होता था? SN1 रिएक्शन के अंदर एक तो कार्बोकेटाइन बनता था। क्या बनता था? कार्बोकेटाइन बनता था, और प्लस में एक X- बनता था। बात समझ आई कि नहीं? मतलब क्या बनता था आपका? एक तो कार्बन पे प्लस चार्ज बनता था, एक X पे माइनस बनता था। अब एक बात ध्यान रखना, जैसे हमने वाटर ही ले लिया तो वाटर का जो OH- है इट विल सराउंड द C+। बात समझ आई कि नहीं? तो OH- क्या करेगा? इसको सराउंड कर लेगा कि नहीं कर लेगा? भाई हमें सॉल्वेशन करना है तो कार्बोकेटाइन का कौन सॉल्वेशन कर देगा? OH- कर देगा। सेम यहां पर जो है इसका सॉल्वेशन कौन कर देगा? इसका सॉल्वेशन कर देगा H+। कौन कर देगा आपका? इट विल सॉल्वेटेड बाई H+। बात समझ आई कि नहीं आई? क्या समझ आई कि जो कार्बोकेटाइन बन रहा है दैट इज डिसॉल्व बाई OH-, इट विल सॉल्वेट द कार्बोकेटाइन। सिमिलरली जो हमारा X- बन रहा है दैट इज सराउंडेड, दैट इज सॉल्वेटेड बाई द H+। therefore in SN1 reaction both the anion and cation are solvated inside the solvent, therefore polar protic solvent will promote SN1 reaction। is it okay or not? तो यहां पर लिख लो कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो आपका क्या करता है? SN1 मैकेनिज्म को प्रमोट करता है। बात समझ आई कि नहीं आई? और सिमिलरली ये किसको करेगा? इट विल प्रमोट, इट विल प्रमोट, इट विल प्रमोट SN2 रिएक्शन। बात समझ आई कि नहीं आई? ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? ये है आपकी कहानी। उम्मीद है आपको ये पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक समझ में आ गया होगा। तो जो हमने अभी ऊपर किया था
कि 2 डिग्री, तो अब आपको पता है कि SN1 में कौन जाएगा, SN1 में पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने यहां वाटर ले लिया, और अगर 2 डिग्री को अगर हम SN2 में ले जाना है तो DMSO डाल दो भाई साहब, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड डाल दो, तो ये आपका SN2 मैकेनिज्म में चला जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आया होगा। SN1 SN2 रिएक्शन पूरा मैंने डिटेल में करा दिया। इससे क्या होगा, आपको पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और अगर आप अपना मतलब आप सपोर्ट बनाए रखिए, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम एक नए चैप्टर के साथ या नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।